ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे मैजिकल और टाइम ट्रेवल्स वाली नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अपना ज्यादातर समय नॉवेल्स को ही पढ़ते हुए गुजारता था, लेकिन अचानक एक दिन वो टाइम ट्रेवल करता हुआ एक अलग ही टाइमलाइन में आकर फंस गया था और उसकी सोल उस सिटी के यंग मास्टर के अंदर चली गई थी जिसने अभी अभी जन्म लिया था। इसलिए वो यंग मास्टर बाकी सभी बच्चों से बहुत ही ज्यादा अलग था। वो ना तो रोता था और ना ही हंसता था, वो बस सारा दिन आसमान को ही घूरता रहता था। तो ये तो था स्टोरी इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब चलते हैं अपनी मेन स्टोरी लाइन की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डैनडोंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां डैनडोंग सिटी का किंग रेमंड अपने सोल्जर्स के साथ काफी लंबे समय से एक जंग के लिए गया हुआ था और फाइनली आज वो लोग जंग जीतकर वापस अपनी डैनडोंग सिटी लौट रहे थे, जिसकी वजह से पूरी सिटी के लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। और जैसे ही किंग रेमंड वहां से अपने लोगों के साथ पैलेस की तरफ जाने लगते हैं तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिटी के लोग अपने किंग से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी उन लोगों में से एक ओल्ड मैन गार्ड से कहता है, मैं लियोलैंड फैमिली के एक मेंबर हूँ। और ये कहकर वो ओल्ड मैन सीधा आगे बढ़ते हुए किंग से जाकर मिलता है, जो देखकर किंग भी उस ओल्ड मैन को पहचान गए थे। इसलिए वो उस ओल्ड मैन से पूछते हैं कि सिटी में सब कैसा चल रहा है और तुम्हारी मैडम कैसी हैं। इस पे वो ओल्ड मैन उन्हें ग्रीट करते हुए बताता है कि सिटी में सब कुछ ठीक है और आपके जाने के बाद मैडम ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे का सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, जो देखकर वो ओल्ड मैन किंग को बताता है कि मैडम ने बच्चे को तो जन्म दिया था, लेकिन बुरी खबर ये है कि आपका बेटा जिसकी उम्र अब 3 साल हो गई है, उसने अब तक एक वर्ड भी नहीं बोला। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ना तो बाकी बच्चों की तरह रोता है और ना ही हंसता है, वो बस आसमान को ही घूरता रहता है। इसलिए उसे सभी लोग पागल समझते हैं। और इनकी बातों के दौरान हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमेशा की तरह अपना हीरो जिसका नाम डूवी था वो आसमान को घूर रहा था। लेकिन आज आसमान में ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग हो रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पैलेस के सभी नौकर मिलकर डूवी को ढूंढ रहे थे। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे यंग मास्टर कहीं खो गए हैं, इसीलिए वो सभी बेचारी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। इवन डूवी की माँ भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, उन्हें भी अपनी बेटे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी मेट्स के साथ मिलकर अपने बेटे को ढूंढ रही थी। वहीं अपना हीरो अभी भी आसमान की तरफ ही देख रहा था और आज पहली बार वो आसमान की तरफ देखते हुए गुस्से से गोड से बोलता है, आपने यूं अचानक मुझे स्ट्रेंज वर्ल्ड में क्यों फेंक दिया, जबकि मेरे सारे अपने तो दूसरी दुनिया में थे। आपने मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों की। और ये कहकर वो गोड पे गुस्सा करते हुए वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उसके चिल्लाने की वजह से सभी को पता चल गया था कि यंग मास्टर डूबी बालकनी में खड़े हैं। भाई डूबी अभी भी आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाए जा रहा था कि तभी लाइटनिंग की स्ट्राइक आकर डूबी के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से डूबी को लाइटनिंग के बहुत ही तेज झटके लगने लगते हैं। और इसी के साथ वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। और डूबी की इस हरकत को देखकर पैलेस के नौकर को यही लग रहा था कि शायद यंग मास्टर दोबारा पागल हो गए हैं। लेकिन आज जो सबसे अजीब बात हुई थी वो ये थी कि फाइनली आज 3 सालों के बाद डूबी ने कुछ बोला था। अगले सीन में हमें गॉडेस ऑफ लाइट के टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डूबी की माँ गॉडेस ऑफ लाइट के सामने रोते हुए कहती है, गॉडेस ऑफ लाइट प्लीज मेरे बच्चे को सभी इविल स्पिरिट से बचाए रखना। लेकिन उसे ये बात कहाँ पता थी कि आगे चलकर उसका बेटा इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेविल बनने वाला है। और इसी के साथ हमें यहाँ पे यह भी पता चलता है कि डूबी उस लाइटनिंग के नीचे इसलिए खड़ा था क्योंकि वो इसी तरह से इस वर्ल्ड में आया था, तो इसलिए वो बार बार उस लाइटनिंग के नीचे जाके खड़ा हो जाता था ताकि वो दोबारा अपने रियल वर्ल्ड में जा सके। और अब तक डूबी ये एक्सपेरिमेंट 270 बार से भी ज्यादा कर चुका था, लेकिन वो हमेशा इसमें फेल हो जाता था। और उसी के साथ डूबी अपने मन ही मन में गुस्से से कहता है, न जाने कब तक मुझे इस बच्चे की बॉडी में रहना पड़ेगा। और डूबी की इस बात से हमें पता चलता है कि अपने वर्ल्ड में उसकी उम्र एक टीनेजर से भी ज्यादा थी। उसी के साथ डूबी कहता है कि मेरे वर्ल्ड की सभी नॉवेल्स झूठी थी, क्योंकि उन नॉवेल्स में मौजूद मैं टाइम ट्रेवल के सभी मेथड्स यूज कर चुका हूँ, लेकिन उनमें से कोई एक भी काम का नहीं है। और तभी डूबी बेहोशी की हालत में ही मैडी नाम बुलाता है, जो सुनकर डूबी की माँ को लगता है कि उसके बेटे ने आज पहली बार कोई शब्द बोला है, इसका मतलब है इस नाम का पर्सन जरूर मेरे बेटे के लिए फायदेमंद होगा। तो ये सोचकर मैडम ने पूरे पैलेस में मैडी नाम के पर्सन को ढूंढकर डूबी के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। और जैसे ही मैडी डूबी के रूम में आता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि मैडी पहले घोड़ों को संभाला करता था। लेकिन मैडम ये सारी बात इग्नोर करते हुए मैडी से कहती है कि आज से तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ ही रहोगे और तुम्हें ही उसकी देखभाल करनी होगी, और इसके लिए तुम्हें हर महीने एक बहुत अच्छा रिवार्ड भी दिया जाएगा। और अभी वो लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे कि तभी डूबी को मैडी से आ रही बदबू की वजह से होश आ गया था, जो देखकर डूबी की माँ इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि उसने मैडी को 1000 स्पिरिट कॉइंस भी रिवार्ड के तौर पर दे दिए थे, क्योंकि उसे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मैडी के आने के बाद ही डूबी को होश आया है। इसलिए उसकी माँ को ऐसे लगने लगता है जैसे मैडी वाकई उसके बेटे के लिए बेनिफैक्टर है। और असल में ये सारी कहानी वही ओल्ड मैन किंग को बता रहा था। और इनकी बातों के दौरान ही वो सभी लोग पैलेस में पहुंच चुके थे, जहाँ किंग जैसे ही अपने बेटे से मिलता है तो वो सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, ये कैसा अजीब सा बच्चा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से तो ये कहीं से भी एक 3 साल का बच्चा नहीं लग रहा। वहीं डूबी भी किंग को देखते हुए कहता है, ओ तो इस वर्ल्ड में ये मेरे पिता है, जो आज 3 सालों के बाद पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। और तभी वो किंग अपने बेटे के पास जाकर उसकी फाइटिंग स्पिरिट को चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वो किंग को समझ पाता उससे पहले ही डूबी को अपने पिता की स्किल्स के बारे में पता चल गया था कि उसके पिता एक 3rd लेवल के नाइट वॉरियर हैं। वहीं उसके पिता जब अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके डूबी की फाइटिंग स्पिरिट को चेक करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि डूबी कभी भी एक मार्शल आर्ट कल्टिवेटर नहीं बन पाएगा। और सिर्फ इतना
नहीं नहीं, इसका दिल भी बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से ये चाहकर भी एक नाइट वॉरियर नहीं बन सकता। लेकिन इस सब के बावजूद भी किंग रेमंड को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अभी भी उसे उम्मीद थी कि शायद उसका बेटा एक मैजिशियन बन जाए। और इसीलिए किंग वहाँ पे एक मैजिशियन मास्टर को बुलाता है ताकि वो पता कर सके कि उसका बेटा एक मैजिशियन बन सकता है या नहीं। उसके बाद वो मास्टर डूवी की मैजिकल स्पिरिट को चेक करने के लिए आता है और वो वहाँ आते हुए बताता है कि हर साल हजारों बच्चे मैजिक सीखने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ बच्चे ही पास हो पाते हैं। उसके बाद वो मास्टर एक मैजिकल बॉल को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो डूवी की मैजिकल स्पिरिट को चेक करने वाला था। और तभी वो ओल्ड मास्टर डूवी से कहता है कि अपने दोनों हाथ इस मैजिक बॉल के ऊपर रखकर अपनी लाइफ के उन इमोशंस को याद करो जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इंसान के इमोशन से ही पता चलता है कि उसकी मेंटल लेवल किस लेवल पे है। और मैजिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल पावर ही होती है। जिसपे डूवी उस मास्टर से कहता है हाँ मैं समझ गया, और मेंटल पावर को आसानी से फिजिकल पावर में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ये सब मैं पहले से ही जानता हूँ। डूवी की ये बात सुनकर उस मास्टर को एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, फिर इसे सभी लोग पागल क्यों कहते हैं। वहीं डूवी जब उस मैजिक बॉल के ऊपर अपने हाथ रख के अपने सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को याद करता है तो पहले तो थोड़ी देर कुछ भी नहीं होता, जो देखकर उस मास्टर को लगता है कि शायद इसके अंदर कोई भी मैजिक स्पिरिट नहीं है, इसलिए वो मास्टर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो मास्टर अभी वहाँ से जा ही रहा था कि तभी अचानक ही वो बॉल बहुत ही तेजी से ग्लो करने लगी थी और उसी के साथ डूवी अपने उन स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से उसे एंशिएंट वर्ल्ड के साथ साथ अपने वाला मॉडर्न वर्ल्ड भी दिखने लगा था जहाँ से वो आया था। और वो मॉडर्न वर्ल्ड में अपने उसी रूप को देखता है जैसे वो वहाँ पे हुआ करता था। और सबसे अजीब बात ये होती है कि उस मॉडर्न वर्ल्ड वाला रूप डूवी को देखकर एक डेविल स्माइल करता है, जो देखकर डूवी उसके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट शील्ड आ जाती है, जिसे जैसे ही डूवी टच करता है तो वो एक मिरर की तरह टूट गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये सब डूवी के माइंड के अंदर चल रहा है और ये एक तरह के डूवी की इमोशंस हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ओल्ड मास्टर काफी गौर से डूवी को देख रहा था। उसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इस बच्चे के पास तो डबल स्पिरिचुअल पावर है। और जब वो ओल्ड मास्टर ये बात डूवी को बताता है तो डूवी ज्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि डूवी जानता था ऐसा इसलिए है क्योंकि डूवी के पास 2 लाइफ टाइम्स का एक्सपीरियंस था। इसलिए डूवी उसके बाद उस मास्टर से पूछता है तो क्या अब मैं मैजिक सीख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि फिलहाल अभी यही एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। डूवी की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर अपने मैजिक का यूज करके डूवी को वापस अपने रूम में लाते हुए उससे कहता है डोंट वरी, मैं दोबारा तुम्हारी मैजिक स्पिरिट को चेक करता हूँ। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ओल्ड मास्टर उस रूम से बाहर निकलकर डूवी के पिता को बताता है कि आपके बेटे के अंदर कोई भी मैजिक स्पिरिट नहीं है, इसलिए वो एक मैजिशियन नहीं बन सकता, लेकिन इसके पास बहुत ही अमेजिंग मेंटल पावर है। ऐसी मेंटल पावर आज तक मैंने इस वर्ल्ड में किसी भी पर्सन की नहीं देखी। वहीं डूवी सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अब ये मैजिक स्पिरिट यानी मैजिक एलिमेंट क्या है और ये काम कैसे करता है, क्या ये भी हमारे वर्ल्ड में पाए जाने वाले एटॉमिक पैराटॉस की तरह काम करता है। वहीं वो मास्टर किंग से कहता है कि अगर आप फिर भी अपने बेटे को मैजिशियन बनाना चाहते हैं तो ये पोशन बनाने की फील्ड में जा सकता है, और प्लीज मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मैं पिछले 36 सालों से मैजिक को स्टडी कर रहा हूँ और इस बीच में न जाने कितने ही लोगों से मिला हूँ, पर आपका बेटा उन सभी में से बहुत ही ज्यादा अजीब है। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर एक खास पाउडर का यूज करके वहाँ से गायब हो गया था, जो देखकर किंग थोड़ा सैड होते हुए अपने बेटे से कहता है मेरा यानी रेमंड का बेटा तुम्हारे जैसा टैलेंटलेस कैसे हो सकता है, अब लियोलैंड फैमिली का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और ये कहकर किंग सैड होता हुआ वहाँ से चला गया था। वहीं उस ओल्ड मास्टर की पोशन बनाने वाली बात सुनकर डूवी उसी में लग गया था, और क्योंकि डूवी को मैजिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था इसलिए उसके बाद से वो दिन रात उन मैजिकल बुक्स को ही पढ़ने लगता है जैसे अब बस वही उसकी दुनिया हो। और इसी तरह देखते ही देखते डूवी अब काफी बड़ा हो चुका था और अब तक उसने न जाने कितनी ही मैजिकल बुक्स को पढ़ लिया था, जिसकी वजह से उसका मैजिक नॉलेज किसी ग्रेट मास्टर से भी ज्यादा था। लेकिन उसके पिता उसे अभी भी एक नकारा समझता था, क्योंकि इतना बड़ा हो जाने के बावजूद भी डूवी में अभी भी कोई भी टैलेंट नहीं था। इसलिए उसके पिता उसे खुद से दूर एक दूसरे होम टाउन में भेजते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें वहीं रहकर वहाँ पे हमारे खेतों की सुरक्षा करनी होगी, जिसके लिए डूवी भी खुशी खुशी मान गया था और वो अपने पिता को ग्रीट करते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया था। और ये बात किंग को भी बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि उस बेटे ने अपने हक के लिए बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई थी। वहीं वहाँ से जाते हुए डूवी की मुलाकात अपने छोटे भाई से होती है और डूवी यहाँ पे अपने छोटे भाई को माँ का ख्याल रखने का कहकर अपने लोगों के साथ उसी होम टाउन की तरफ निकल गया था। लेकिन वो टाउन बहुत ही ज्यादा दूर था, इसलिए उन्हें वहाँ जाते हुए काफी सारा टाइम लगने वाला था। और अब क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा था, इसलिए वो लोग वो रात पास के ही एक टाउन जिमू टाउन में गुजारने का सोचते हैं। और जिमू टाउन रियल में डाकू और लुटेरों का एक टाउन था। और जब वो लोग एक शाही सवारी को अपने टाउन में आते हुए देखते हैं तो वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो अपने मन ही मन में उसे लूटने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये शाही लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ और कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लूट पाना भी आसान होता है। उसके बाद डूवी रात गुजारने के लिए एक बार में जाता है, जहाँ डूवी को देखकर धीरे धीरे वहाँ के लोग उसे पहचानने भी लगे थे और वो सभी लोग काफी अजीब नजरों से डूवी को देखने लगे थे। और तभी वहाँ पे बैठा एक पर्सन अपने साथ वाले लोगों को बताता है कि ये तो यंग मास्टर डूवी है, जिसके अंदर बचपन से ही कोई भी टैलेंट नहीं है और इसके टैलेंटलेस होने की वजह से इसके पिता ने इसे खुद से दूर अपने दूसरे होम टाउन की तरफ भेज दिया है ताकि ये वहाँ पे अपने खेतों की सुरक्षा कर सके। उन लोगों की ये बातें सुनकर मैडी को बहुत
बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उन्हें कुछ कह पाता उससे पहले ही डूवी ने उसे रोक दिया था, क्योंकि डूवी को अब ऐसी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और तभी वहाँ पे लुटेरों की एक गैंग आती है जिसके लीडर रोलैंड नाम की एक लड़की थी और उसके बाकी दोनों साथियों में से एक मार्शल आर्ट कल्टीवेटर था और दूसरा मैजिशियन था। और वो गंजा जो कि मार्शल आर्ट कल्टीवेटर था वो गुस्से से वहाँ पे बैठे हुए लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और तभी डूवी की नजर उस मैजिशियन के ऊपर पड़ती है जिसने एक सिल्वर कलर का बैज पहन रखा था, जिसका मतलब था कि वो लेवल 1 का मैजिशियन है। और तभी रोलैंड डूवी के पास आकर उसे कहते हैं कि तुम किसी रॉयल फैमिली के यंग मास्टर लग रहे हो, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारा सामना हमारी गैंग के साथ हो गया है। इसलिए अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो। लेकिन डूवी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कुछ भी नहीं देता, जो देखकर रोलैंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़े होते हुए गुस्से से डूवी से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की। और रोलैंड को इस तरह से खड़े होते हुए देखकर डूवी की नजर उसकी लेग्स के ऊपर पड़ती है, जो देखकर डूवी उससे कहता है कि तुम्हारी लेग्स तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर तुम यहाँ पे मेरे लिए डांस करो तो हो सकता है मैं तुम्हें कुछ गोल्ड कॉइंस दे भी दूं। डूवी की ये बात सुनकर रोलैंड को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने आगे बढ़ते हुए डूवी के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन डूवी के गार्ड्स ने बीच में आकर उसे रोक दिया था, जो देखकर रोलैंड उसके गार्ड्स को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। और तभी दो गार्ड्स ने आगे बढ़ते हुए एक साथ रोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे रोलैंड बहुत ही मुश्किल से रोक रही थी। लेकिन तभी उसके आर्मर से रेड लाइट चमकने लगती है जिसकी वजह से रोलैंड की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उसने उन दोनों गार्ड्स को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और उसके बाद तो रोलैंड वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी और वो एक एक करके सभी गार्ड्स को हराई जा रही थी। और डूवी जो ये सब काफी गौर से देख रहा था और रोलैंड के मैजिक आर्मर को देखते हुए कहता है ओ तो इस लड़की के पास एक मैजिक आर्मर भी है। अपने गार्ड्स को इस तरह से आते हुए देखकर मैडी अपने बाहर वाले गार्ड्स को भी अंदर बुलाता है, जिन्हें वो गंजा कल्टीवेटर वहीं दरवाजे के ऊपर ही पीटने लगा था। और उन सभी गार्ड्स को एक साथ हराने की वजह से वो गंजा कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुशी से वहीं पे वाइन पीने लगा था, जिसके बाद उसने अपने वाइन का गिलास वहीं पे तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे खड़े घोड़े ने आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए उसे एक किक मार दी थी, जिसकी वजह से वो गंजा कल्टीवेटर वहाँ से उड़ते हुए पीछे जा गिरा था और उसका खेल वहीं पे खत्म हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रोलैंड के आर्मर की लाइट एक बार फिर से चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी पावर एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो एक बार फिर से उन सभी गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगी थी। लेकिन वो गार्ड्स तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन सभी ने रोलैंड के ऊपर अटैक करते हुए उसे हरा दिया था। और जैसे ही वो लोग रोलैंड को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है मैजिशियन की, जिसने आगे बढ़ रहे सभी गार्ड्स के ऊपर मैजिक स्पेल करते हुए उन्हें स्लो कर दिया था। और उसके बाद वो एक फॉर्मेशन बनाते हुए बाकी गार्ड्स के ऊपर भी मैजिक बॉल से अटैक करने लगा था, जो देखकर डूवी अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी से इसे रोको, इसे स्पेल मत पढ़ने देना। लेकिन वो मैजिशियन बिना स्पेल पढ़े ही उन गार्ड्स के ऊपर अपनी मैजिक बॉल से अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से कोई भी गार्ड उस मैजिशियन के करीब भी नहीं जा पा रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर डूवी ने खुद ही पीछे से उस मैजिशियन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो मैजिशियन भी डूवी के ऊपर भारी पड़ रहा था और उसने डूवी को गर्दन से पकड़ते हुए उसकी गर्दन दबाने लगा था। लेकिन तभी पीछे से मैडी ने उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया था, जिसके बाद डूवी के गार्ड्स ने आगे बढ़ते हुए उस मैजिशियन को बांध दिया था। और उसके बाद उन लोगों की पूछताछ शुरू होती है, जो देखकर वो मैजिशियन गुस्से से डूवी से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो हमारा मैजिशियन गिल्ड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पे डूवी उससे कहता है कि अगर तुम मेरे कुछ सवालों को जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो मेरा पहला सवाल है कि तुम अभी अभी कोई स्पेल बोले बगैर ही मैजिक का यूज कैसे कर पा रहे थे, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस पूरे मैजिकल लैंड में ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है जो बिना स्पेल बोले मैजिक को यूज कर सके। तुम पहले ऐसे पर्सन हो जो बिना स्पेल बोले ही मैजिक का यूज कर सकता है। इसका मतलब है तुमने इसका हल ढूंढ लिया है और मैं तुमसे उसी हल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसे मैजिक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन उस मैजिशियन ने डूवी को कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर दिया था, जो देखकर डूवी ने उस मैजिशियन को डराने के लिए उसके बैच को आग में फेंक दिया था। उसके बाद डूवी जैसे ही रोलैंड के पास जाता है तो रोलैंड वहाँ पे क्यूट सी लड़की बनते हुए डूवी को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन डूवी तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि डूवी का तो पूरा ध्यान उसके आर्मर की तरफ था। जिसके बाद डूवी उसके आर्मर को लेकर उस पे गड़े हुए रुइंस को काफी गौर से देखने लगता है और अपने मैजिक वेपन्स को इस तरह से गौर से देखते हुए पाकर रोलैंड डूवी से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे मैजिक वेपन्स इतने ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं तो तुम इन्हें रख सकते हो, बस उस तीर कमान को छोड़कर, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। डूवी जो अभी भी उन मैजिक वेपन्स को काफी गौर से देख रहा था, वो उस तीर को देखते हुए कहता है कि ये तीर कमान तुम्हारी फैमिली की निशानी है, लेकिन तुम जानबूझकर इसका यूज नहीं करती ताकि कोई तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को पहचान न ले। मैंने ठीक कहा ना? इस पे रोलैंड कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस एक सीधी सादी लड़की हूँ और छोटी मोटी चोरियां करके अपना पेट पालती हूँ। रोलैंड की ये बात सुनकर डूवी ने उसे काफी अजीब नजर से देखते हुए उसे आजाद कर दिया था और वो उसके वेपन्स को उसे वापस देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे इन वेपन्स को देखकर जान गया हूँ कि तुम मूनलाइट फैमिली से बिलोंग करती हो। अब अगर तुम चाहो तो तुम अपने वेपन्स के साथ यहाँ से जा सकती हो और उस गंजे कल्टीवेटर को भी अपने साथ ले जाना, लेकिन मैं तुम्हारे उस मैजिशियन साथी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे मैजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और डूवी को उसे इतनी आसानी से छोड़ते हुए देखकर रोलैंड खुद भी हैरान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मैडी उस मैजिशियन के ऊपर लगातार पानी फेंक रहा था ताकि उस मैजिशियन की मेंटल पावर कम हो जाए और अपने साथ हो रहे इस टॉर्चर को देखकर वो मैजिशियन मैडी से कहता है कि तुम मेरे साथ जो कर रहे हो इसके लिए गॉड तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे और देखना बहुत ही जल्द तुम्हें गॉड की तरफ से बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। जिस पे मैडी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे गॉड से ज्यादा अपने यंग मास्टर से डर लगता है और
ये कहकर मैडी उसे दोबारा टॉर्चर करने लगा था। उसके बाद हम दोबारा डूवी को देखते हैं जो रोलिन से कह रहा था कि मैं जानता हूँ पिछले कुछ सालों में मूनलाइट फैमिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही कॉन्टिनेंट के लोग तुम्हारी फैमिली के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए अब तुम्हारी फैमिली की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है और तुम भी अपना बदला लेने के लिए दर बदर भटक रही हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अकेले कभी भी अपना बदला नहीं ले पाओगी। तुम्हें अपना बदला लेने के लिए मेरे जैसे किसी पावरफुल पर्सन की जरूरत है जिसे तुमसे ज्यादा मैजिक में इंटरेस्ट है। इसलिए मेरे जैसा पर्सन कभी भी तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठाएगा। डूवी की ये सारी बातें सुनकर रोलिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी, इसलिए वो डूवी को कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से चली गई थी। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डूवी और उसके सारे लोग दोबारा अपने सफर की सारी तैयारियां कर चुके थे। लेकिन तभी रोलिन भी वहाँ आ गई थी, जो वहाँ आते ही डूवी से कहती है कि मैंने सुना है कि आप अपनी टीम में कुछ नाइट वॉरियर्स को ले रहे हैं, इसलिए मैं भी आपकी टीम में शामिल होने के लिए यहाँ आई हूँ। और ये कहकर रोलिन वहाँ पे डूवी के सामने झुकते हुए कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूंगी और आपके लिए कुछ भी करूंगी, क्योंकि रोलिन यहाँ पे डूवी की नॉलेज को देखकर ये बात समझ गई थी कि ये लड़का आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। इसलिए उसने सोचा था कि अगर मैं यंग मास्टर के साथ मिल गई तो मैं अपनी मून फैमिली को भी वापस अपने पैरों पे खड़ा कर दूंगी। वहीं डूवी ने भी अपनी बगी से बाहर आते हुए रोलिन को अपने फर्स्ट नाइट वॉरियर का खिताब दे